दोस्तों आज है 26 फरवरी और आज सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरिटोरियम के बारे में पेशी थी। आपको पता है कि 22 केसेस फाइल हो चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, होटल इंडस्ट्रीज़, हाउस बिल्डर्स, सभी तरह के जो लोग हैं, सभी ट्रेड हैं, सभी तरह का बिजनेस जो कोरोना में इफ़ेक्ट हुआ है। 22 से ज़्यादा केस एट ए टाइम चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट है और इसको 7 महीने का समय हो चुका है। 7 महीने में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे पाई है। आज भी उसने मार्च के महीने की अगली पेशी रख दी है। तो हर पेशी पर, हर हियरिंग पर ये होता है कि रिलीफ मिलने वाला है बारोवर्स को। कर्जदाता जो हैं, जो कर्जा ले चुके हैं और कोरोना की मार में, कोरोना की लपेट में आ चुके हैं, और वो किस्त जो है, ईएमआई जो है, वो भर नहीं पाए हैं। देखिए भाइयों, मेरे पास बहुत ईमेल्स भी आई हैं। मैं पढ़ पढ़ के बहुत हैरान हुआ हूँ और बहुत दुखी भी हुआ हूँ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है एनबीएफसी, उन्होंने बहुत जनता को परेशान कर रखा है। चाहे वो हीरो कॉर्प है, चाहे वो डीएमआई फाइनेंस है, चाहे वो मथूट फाइनेंस है, चाहे वो और कंपनीज़ हैं, बजाज फाइनेंस है। मैं बाय नेम सभी का लिस्ट नहीं बता सकता, बहुत लंबी लिस्ट है। और सभी ने ये कहा है कि हमारे को बहुत परेशान किया जा रहा है, हमारे को बहुत तंग किया जा रहा है। और प्राइवेट बैंक्स जो हैं, उन्होंने भी रिकवरी एजेंट लगाए हुए हैं। हर तरह की कानून की वायलेशन करी जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज से 5-7 साल पहले ये बैन लगा दिया था कि कोई भी बैंक, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोई भी प्राइवेट बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी, छोटी फाइनेंस कंपनी, रजिस्टर्ड फाइनेंसर जो है, वो मसल मैन का प्रयोग नहीं कर सकता है, कोर्सिव मेथड का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन ये सारे कानूनों को छिक्के पे टांग कर, सारे कानून की धज्जियां उड़ाकर रिकवरी एजेंट लगाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बैंकिंग के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है। और दूसरी बात जो है, हमारे जो पीएसयू सरकारी बैंक हैं, वो भी प्राइवेट होने जा रहे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में बजट सेशन में क्लियर कर दिया है। और कल परसों जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई है, डीएफएस के सेक्रेटरीज की, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सारे ऑफिसर जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, सारे बैठ के उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का एक और आगे स्टेप ले लिया है। हालांकि बैंकिंग यूनियन भी 15 और 16 मार्च की 2 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये हम पहले ही जानते हैं। क्योंकि इस 2 दिन की स्ट्राइक के सरकार के ऊपर कोई असर नहीं। 8 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। 8 महीने से 30 लाख लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, टोल प्लाज़ा रोक चुके हैं, गाड़ियां रोक चुके हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो बैंकर्स तो 1 दिन का या 2 दिन की तनख्वाह कटवाने की हिम्मत रखता है। 2 रातें इसको सोने का ना दिया जाए तो तीसरी रात को ये फेल हो जाता है। क्योंकि हम लोग एम्प्लाई हैं, हमारा रहन सहन, लिविंग लाइफस्टाइल और तरह का है, तो हम मुकाबला नहीं कर सकते सरकार का। पर चलो, आज हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली पेशी दे दी है और मॉरिटोरियम अनाउंस नहीं करा है। पर मुझे जो लोगों की ईमेल्स आई हैं, और मैं लोगों के कमेंट्स वीडियोस में पढ़ रहा हूँ अपनी सभी वीडियोस में, कि हम बहुत तंग हैं, हम बहुत परेशान हैं कोरोना की महामारी के बीच में। ये सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है कि 12 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार कोरोना की वजह से चला गया। और जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स हैं, उनकी जो इनकम है, उनकी जो सैलरी थी या इनकम थी, वो 40% रह गई है, 60% ख़त्म हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट को बताया जा चुका है। तो इस हालात में, जब इतने 12 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना रोजगार खो चुके हैं, ट्रेडर्स हमारा 60% से ज़्यादा लॉस में जा चुके हैं, तो हम किस बेस पे ईएमआई मांग रहे हैं?
आज मैं आपको 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल है वो बिना बेस के बात नहीं करता। अगर मैं आपको कहूँ चिंता छोड़ दो, कोई रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आएगा, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता है, कोई आपकी गाड़ी उठा के नहीं ले जा सकता है, कोई आपके मकान की कुर्की नहीं कर सकता है, कोई आके दुकान पर आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है, तो बिना बेस के आप मेरे से ये पूछेंगे अरोड़ा जी आप किस बेस पे बात कर रहे हो? आप पुलिस इंस्पेक्टर हो क्या हो, कौन हो? आप किस बेस पे कह रहे हो कि रिकवरी एजेंट हमारी गाड़ी छीन नहीं सकता है? तो आज मैं बेस भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल का एक ही प्रिंसिपल है कि जो भी हम बात करते हैं, जो वीडियो में कहते हैं, उसके लिए आपको ऑथेंटिकेटेड बेस दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मैं आज आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा हौसला रखना है। दो दो चार चार लाइनें में पढ़ के भी सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किस केस में हुआ है? रतन लाल है ये केस है, इन केस ऑफ सतीश चंद्रा रतन लाल शाह वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। इन ए सिग्निफिकेंट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट फेलियर टू रीपे ए लोन इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस अनलेस देयर इज ए फ्रॉडुलेंट इंटेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लोन रीपे ना कर सकना, रीपे का मतलब ईएमआई पे ना कर सकना, लोन रीपे या ईएमआई ना पे कर सकना कोई क्राइम नहीं है अगर इफ इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। अगर आपके काबू से ये बात बाहर हो गई है तो अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप सारा कुछ होते हुए आप इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, बच्चे की शादी भी कर रहे हैं, होटल में खाना भी खा रहे हैं, घर में पार्टी भी कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं और कार के लोन की किस्त आप नहीं दे रहे, तो यू आर विलफुल डिफॉल्टर। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है अगर आपके काबू से बाहर कोई है तो ईएमआई अगर आप दे नहीं पाए तो दिस इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं आपको 2 पेजेस दिखा रहा हूँ। ये बहुत लंबी जजमेंट है। रतन लाल शाह जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर रामन्ना जो जज थे, उन्होंने फैसला दिया था। तो इस फैसले को अगर सारी डिटेल आप पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करके फैसला सारा देख सकते हो। बहुत छोटा बारीक अक्षरों में है, आप इसको जूम करके पढ़ भी सकते हो। तो सारा फैसला जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये नहीं है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी लोन मोरेटोरियम की, और उसमें जो 2 साल का मोरेटोरियम मिलने का चांस है, तो उसके बाद वो क्या होगा वो हम बता सकते हैं आपको। तो अगली पेशी में मोरेटोरियम 2 साल का मिल सकता है, क्योंकि 22 केसेस चल रहे हैं, 22 वकील अलग अलग इंडस्ट्री के इकट्ठे पेश हो गए हैं। और दूसरी बात, जो ईमेल मेरे को आई है मिस्टर सुरेश कुमार जैन की, उन्होंने लिखा है कि मैंने कार लोन नहीं दिया, 3 ईएमआई नहीं भरी हैं और मेरा एनपीए बना दिया, मेरे को लीगल नोटिस दे दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया। देखिए, सेक्शन 418, सेक्शन 420, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेक्शन 25 इसके नोटिस आजकल आ रहे हैं, क्योंकि आगे मार्च का महीना है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने बहुत तेज कर दिया है काम, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल का मॉरेटोरियम आगे आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे हाथ में आ गई तो हम रिकवरी कैसे करेंगे। ये भाइयों चिंता की बात है, उनके लिए भी चिंता है। मैं बैंक का मैनेजर रहा हूँ, मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है बैंक मैनेजर के ऊपर कितना प्रेशर होता है। लेकिन भाइयों, ये एक बात का उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, प्राइवेट बैंक जितने भी हैं वो सख्ती कर रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अगर आप कानून का सहारा लोगे तो आप बिल्कुल विद इन रूल्स उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। एक मिस्टर सुरेश कुमार जैन ने ये लिखा है कि मेरी गाड़ी मसल मैन उनके रिकवरी एजेंट थे, उन्होंने छीन ली रास्ते में, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस कहता है आपने ईएमआई पे नहीं करी है, ये सिविल केस है, ये बैंकिंग मैटर है, ये पुलिस मैटर नहीं है, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। तो मेरे को उससे उसने गाइडेंस मांगी है। तो कितने लोग मेरे से गाइडेंस मांग रहे हैं, कमेंट्स में मांग रहे हैं, देखो सभी का जवाब तो मैं दे नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट।
क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं, मिलने वाले भी लोग बहुत आ रहे हैं इस मामले में। तो थोड़ा सोचिए कि कंज्यूमर कोर्ट आपके पास किस लिए बनी है। जब ऐसा कोई घटना होती है, ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के रूल की वायलेशन है, सबसे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। कोर्ट की अवहेलना करी गई है, अपमानता करी गई है, डिसओबे किया गया है कोर्ट को, इसका केस बना। दूसरा है बाजार के अंदर कार छीना झपटी करना, वायलेशन है, वायलेंस है, तो इसका अलग केस बनता है। तीसरा है डेफेमेशन का केस है, मेरी बाज़ार में इज्जत मिट्टी बेइज्जती करी, 4 रिश्तेदार मेरे को जानते थे, 4 दुकानदार मेरे को जानते थे, 4 पासर बाई जो रास्ते में गुजरे थे मेरे को जानते थे, उनके बीच में मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे से कार छीनी गई है, मेरे को गाली गलौज किया गया है, मेरी चाबी कार की छीन ली गई है, मेरे को धक्का मार के कार से बाहर निकाला गया है। तो ये भी अलग केस बनता है। ये कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होती है, हर ज़िले में होती है, ये आप सभी को पता है। और इसके लिए आपको एडवोकेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी कोर्टों में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। यहाँ तो सिंपल प्लेन पेपर पर आप एप्लीकेशन लिख कर सीधा अंदर जा सकते हैं और अपना केस आप फाइट कर सकते हैं। यहाँ रिटायर्ड जज होते हैं, ये कंज्यूमर कोर्ट के इंचार्ज होते हैं, इनके पास आप जाके अपनी हियरिंग कर सकते हैं। 2 कापियाँ करवा के ले जाएँ, फ़ोटो कापी ले जाएँ, उनको रिसीव करवाएँ और सीट अपने पास रखें। और अगर जिनको कुछ भी लिखना नहीं आता है, प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आती है, तो कंज्यूमर कोर्ट के बाद टाइपिस्ट बैठे होते हैं। तो टाइपिस्ट के पास चले जाइए, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर तरह की टाइपिंग वो जानते हैं, हर तरह का मटेरियल वो जानते हैं, पूरी गाइडेंस आपको दे देंगे, पूरा वकील की तरह वो गाइड कर देंगे। और उनकी फ़ीस भी क्या होती है, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया। 2-3 पेज टाइप करके दे देंगे, फोटोस्टैट भी करके दे देंगे, आपको स्टैंप भी लगा के दे देंगे, किसके पास जाना है, कौन सी कोर्ट में जाना है, कौन से जज के पास जाना है, कितनी देर ये केस चलेगा, सारा आपको गाइड कर देंगे। और रही बात उनकी, जो एडवोकेट्स भी वहाँ बैठे होते हैं, थोड़ी फीस देकर आप एडवोकेट की गाइडेंस भी ले सकते हैं। चौथी बात है, फेसबुक पर बहुत ग्रुप्स बने हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट के संबंध में। कोर्ट केस करने की जिनको आदत है या जिनकी मजबूरी है, कोर्ट केस लगा दिया गया है, वो ग्रुप में आपको पूरा गाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सभी तरह के ग्रुप फेसबुक पर हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, डक डक गो की हेल्प ले सकते हो। आपके वकील के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुरेश जैन जी को जो गाइड किया गया था मैंने, तो 5 लाख रुपए का उसने डेफेमेशन का केस लगा दिया है। तो उसके बाद उसने जो छीना झपटी का दूसरा क्रिमिनल केस भी लगाया है, गाली गलौज का, बेइज्जती करने का, डेफेमेशन का केस भी लगाया है। तो ऐसे हालात में 3-4 केस उसने ठोक दिए हैं, 5 लाख का डेफेमेशन का। अब बैंक उसके पास आ रहा है, बैंक उसको ये कह रहा है कि 3 लाख का तुम्हारा कार लोन था और 5 लाख हमारे ऊपर डेफेमेशन का केस लगा दिया। तो बैंक को ये पता था कि 3-4 केस ऊपर लग गए हमारे ऊपर और हम ये फंस जाएंगे, तो इसके साथ कंप्रोमाइज़ ही कर लो। तो ऐसे हालात में कई रास्ते हैं, तो थोड़ा आप भी देखिए। जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सब कुछ है, देखिए बैंक का पैसा, नॉन एनबीएफसी का पैसा, प्राइवेट बैंक किसी का भी पैसा है, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंसर का पैसा है, उसने आपकी मौके पर हेल्प करी है, आपके बिजनेस को बढ़ाया है, आपको दुख के समय मदद करी है, तो ये मॉरल ड्यूटी बनती है आपकी कि आप उसको पे करें। अगर मजबूरी आ गई है, ये सिर्फ कोरोना के लोगों के लिए है जिनके कोरोना की मार पड़ी है, मैं उनको गाइड करता हूं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये झोला छाप जो हैं, 2-2 टके के रिकवरी एजेंट जो प्राइवेट कंपनियों ने हायर करे हुए हैं, इनका अपना कोई औकात नहीं है। जब ये आपके पास आते हैं, बदतमीजी करते हैं, स्कूटी उठा के ले गए, किसी ने लिखा मेरा स्कूटर उठा के ले गए, कोई कहता है मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करके चले गए, मैं घर में नहीं था। देखिए, रिजर्व बैंक का रूल है रिकवरी एजेंट्स के ऊपर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, पीएसयू के ऊपर, सभी के ऊपर लागू होता है। आप उसको गूगल पे जाके आरबीआई रिकवरी गाइडलाइन फॉर रिकवरी एजेंट्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ईएमआई, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। उनका एक टाइम है, कितने बजे वो आपके घर से पहले, इससे 9 बजे से पहले आपके घर नहीं आ सकते, शाम के 7 बजे के बाद आपके घर नहीं जा सकते।
कहीं रात के 8 बजे 9 बजे कोई घंटी मार दे तो आपने ये चिंता नहीं करनी है, सीधा आपने पुलिस को फ़ोन करना है, ये आप कैसे आ गए। किसी के घर में कोई दुख तकलीफ है, किसी के घर में डेथ हो गई है, तो वो आपके घर में नहीं आ सकते। किसी के घर में कोई और आ गया घटना, शादी हो रही है, तो उस दिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लंच ब्रेक में आप खाना खा रहे हैं, घर बैठे आप खाना खा रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट आ गया तो आपको उसको बोलिए वेट करो, तो ही विल हैव टू वेट फॉर यू। दिस इज गाइडलाइन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीधा रिकवरी एजेंट ये नहीं है कि आप बहुत बड़े मिलिटेंट है और पुलिस आपको पकड़ने के लिए आ गई है, तो सोचिए। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन बनी हुई है, ये डेमोक्रेसी है, देश आज़ाद है, गुलाम देश की आप वासी नहीं है, आप आज़ाद आदमी हैं, तो इसलिए आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो आपके डाटा आपके पास है। गवर्नमेंट का सर्वे ये कह रहा है कि कोरोना की महामारी के कारण कितने करोड़ों लोग हैं जिनकी आधी सैलरी रह गई है, करोड़ों लोग हैं जिनका बिजनेस 40% रह गया है, तो इसलिए वो ईएमआई तो नहीं भर सकते। तो इस बात के रिकवरी एजेंटों की जो बात मेरे को बताई गई थी, रिकवरी एजेंट जो है, अगर आप आए धमकी देता है, सीधा आप पुलिस को फ़ोन करो। अगर कोई बदतमीजी करता है तो 4 गवाहियाँ डलवाओ और कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दो। कार छीनता है, स्कूटी उठाता है, स्कूटर उठाता है, कुछ करता है, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो इतनी सी बात आज मैंने शेयर करनी थी। सुप्रीम कोर्ट से कोई मॉरिटोरियम नहीं मिला है और रिकवरी एजेंट की आपने चिंता नहीं करनी। अगली वीडियो में मुझे आपको डिटेल बताऊंगा, और किसी के साथ कोई ज़्यादा घटना हुई है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, ईमेल में लिखिए, तो मुझे बताइए क्या हुआ, कौन सा रिकवरी एजेंट था, कौन सी कंपनी थी, तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। तो मुझे आशा है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। देखिए, शेयर करना, लाइक करना या सब्सक्राइब करने से मेरे को पैसा नहीं मिलता है, मेरे को कोई रिकवरी एजेंट मेरे को कमीशन नहीं देता है, कोई बैंक मेरे को कमीशन नहीं देता है। शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कोई खर्चा नहीं पड़ता है, लेकिन एक उत्साह मिलता है अंदर से, एक मेरे को एक मिलती है, ताकत मिल जाती है कि मैं अगली वीडियो बड़े जोश के साथ डालूं और आपकी मदद कर सकूं। तो इसलिए मैं कहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट आप मान जाएंगे। सब्सक्राइब का, शेयर करना, लाइक करना ये ज़रूरी है। लाइक करने से भी कोई पैसा नहीं मिलता है, तो इसके लिए फ्री है, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसको ज़रूर मेरी बात रिक्वेस्ट को मान जाइए। थैंक यू वेरी मच।